नमस्कार, नैना एजुकेशन की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं जनजातीय विद्रोह के कारण और इसके तीसरे भाग को। कारण बहुत सारे हैं जनजातीय विद्रोह के और इसके अंतर्गत जो अलग अलग कारण है उसे मैंने अलग अलग क्लास में बताया है। पिछले क्लासेस में जो इसकी पहली क्लास थी उसमें राजनीतिक कारण को मैंने बताया। फिर जनजातीय विद्रोह के भाग 2 जो हम लोगों ने कारण का जो एक क्लास था उसमें मैंने आप लोगों को आर्थिक कारण बताया। और आज की क्लास में हम सभी सामाजिक कारण को पढ़ेंगे। जो जनजातीय विद्रोह के सामाजिक कारण क्या क्या थे, और ये सभी उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड में आयोजित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो सामाजिक कारण क्या थे जनजातीय विद्रोह के, चलिए देखते हैं। इसे भी हम सभी पॉइंट वाइज ही समझेंगे। जनजातीय प्रथाओं में हस्तक्षेप। जनजातीय समाज जितना भी अलग अलग प्रकार के जनजातियां हैं उन सभी में प्रथाएं हैं अलग अलग प्रकार की, लेकिन इन सभी पर हस्तक्षेप होने लगा अंग्रेजों का। विलियम बेंटिक ने समाज सुधार कार्य के तहत कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया। जब अंग्रेज आए यहाँ पर तो उन्होंने अपने सभी प्रकार के नियम कानून या फिर रीति रिवाज को भी यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया। उनकी नज़र में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो कि गलत लगती थी उन्हें, और उन्हें वे बंद करना चाहते थे। वो कुप्रथा कहते थे इन्हें, जिसमें विलियम बेंटिक ने बहुत सारे कुप्रथाओं को समाप्त भी करने का प्रयास किया। वो कुछ हद तक सही भी थे, लेकिन इसका विरोध आदिवासियों ने किया, क्योंकि आदिवासियों की ये सभ्यता संस्कृति में आने वाली प्रथाएं थी। उनके लिए ये सब कुछ गलत नहीं था, लेकिन विलियम बेंटिक चाहते थे कि ये कुप्रथाएं समाप्त हों। बहुत सारी थी उस वक्त। तो जो आदिवासी समाज था वो इसका भी विरोध करता था। उन्हें ऐसा लगता था कि हमारी सभ्यता संस्कृति में प्रथाओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ब्रिटिश कानूनों को मानने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है। इससे आदिवासियों में असंतोष फैला। दूसरा पॉइंट क्या था? दीकुओं और आदिवासियों में सामाजिक अलगाव। अंग्रेज़ों के आने के बाद उन्होंने दीकू एक शब्द बनाया जिसका अर्थ था गैर झारखंडी, जो झारखंड के नहीं थे या जो आदिवासी नहीं थे, जो बाहरी क्षेत्र से आकर यहाँ बसते थे, रहते थे, उन्हें अंग्रेज़ों ने दीकू कहना आरंभ किया। और अंग्रेज़ों ने ही आदिवासियों और वैसे जो गैर झारखंड के लोग थे उन्हें बीच में लड़वाने का भी काम किया। मतभेद उत्पन्न करवाने में वे सफल भी रहे और इसमें संघर्ष और युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न कर दी। कुछ धार्मिक कारण भी रहे, जैसे कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ गया। झारखंड के क्षेत्र में बहुत सारे चर्च वगैरह खुलने लगे और वो सभी यहाँ पर ईसाई धर्म को बढ़ावा देने लगे। शिक्षा के प्रचार के नाम पर भी वो ईसाई धर्म को ही आगे करते। सभी का जो आदिवासी थे उनमें धर्मांतरण करवाने का प्रयास करते, उन्हें प्रेरित करते कि वो अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना ले, ऐसा प्रेरित करते। वे आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति परंपरा के विरुद्ध भी कार्य करते थे, जिससे आदिवासियों में विद्रोह पनपा, क्योंकि ईसाई धर्म और आदिवासियों का जो अपना कल्चर था उसमें बहुत अंतर था। तो बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग मजबूरी में या दबाव में धर्म परिवर्तन कर लेते थे, लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगता था कि ये सही नहीं है, अपनी सभ्यता संस्कृति ही अच्छी है। तो ये विरोधाभास की स्थिति भी उत्पन्न होती गई। आदिवासियों में जो कट्टर रूप से अंग्रेजों का विरोध करते थे उनमें ये रोष आता गया और इन सभी ने मिलकर वो परिस्थिति बना दी जिसने कि विद्रोह को उत्पन्न किया। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण कारण हम लोगों ने पढ़े जो जनजातीय विद्रोह के कारण में आते हैं। तो इस प्रकार से जनजातीय विद्रोह का जो एक टॉपिक है ये क्लियर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जेपीएससी से संबंधित एक
बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो सिलेबस का ही होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।